नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके ट्रिपल एस सी में। आज हम प्रागैतिहासिक काल का पार्ट 3 कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें उत्तराखंड के पुरा प्रजातियों का अध्ययन करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल का पार्ट 2 कवर किया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड पुरा प्रजातियों के बारे में, ठीक है। उत्तराखंड के पुरा प्रजाति माने दोस्त मतलब उत्तराखंड में आने वाली सबसे पहली प्रजाति, ठीक है। पहली प्रजाति, पहली जाति लोग कौन आए उत्तराखंड में सबसे पहले, ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम 4 पुरा प्रजातियों की बात करेंगे: कोल, किरात, खस और सौका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोलों से। उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति थी कोल, ठीक है, ये याद रखना। जो उत्तराखंड में प्रथम प्रजाति जो आई थी दोस्त, वो कोल थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम आई कौन लोग आए, ठीक है, कोल लोग आए, ये याद रखना। बहुत सी किताबों में किरात का नाम भी आया हुआ है, पर जो आए, जो यूकेएसएससी जिसे मानता है सही, वो कोल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि उत्तराखंड की प्रथम प्रजाति कौन है, तो आप कोल को टिक करके आएंगे, ठीक है, बिना डाउट। और इनकी बनावट की बात करें तो दोस्तों, कोलों की ये कुरूप तथा भद्दे दिखने में, मतलब ये कुरूप तथा भद्दे थे, ठीक है दोस्त। और जो कोल थे, इनका अन्य नाम मुंड या सबर था। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्त। पिछले बार फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि मुंड किन लोगों को कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखना मुंड या क्या पता अगली बार सबर पूछ ले, ठीक है। ये दोनों याद रखना, मुंड या जो सबर थे, ये कोलों को ही कहा जाता था। इनका ही अन्य नाम था मुंड या सबर, ठीक है। और इनके पूजा की बात करें तो दोस्त, ये जो कोल लोग थे, ये नाग और लिंग पूजा करते थे। मतलब नागों को पूजते थे और लिंग की पूजा करते थे, लिंग को पूजते थे, ठीक है। और सिंपल सी बात है, अगर ये नाग और लिंग की पूजा करते हैं तो दोस्त ये शैव मत को मानने वाले होंगे, ठीक है, मतलब शिव को पूजते होंगे। याद रखना, जो कोलों का मत था वो शैव था, ठीक है, क्योंकि नाग और लिंग को पूजते थे। और जो इनमें एक प्रथा प्रचलित थी दोस्त कोलों में, वो कुमार कुमारी प्रथा थी। पूछा जा सकता है कि कुमार कुमारी प्रथा किन में प्रचलित थी, तो याद रखना कोलों में कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित थी। आप ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं, कौ से कुमार, कौ से कुमारी और कौ से कोल। अगर आपको कुछ टफ लग रहा है तो ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके फैक्ट याद रखना। अब बात करते हैं किरातों का, ठीक है, इम्पोर्टेंट है दोस्त सब। जो किरात थे दोस्त, ये उत्तराखंड की द्वितीय प्रजाति थी, ठीक है। पहले कोल थे, कोल रह रहे थे यहाँ, और जो फिर किरात आए, मतलब दोस्त ये मंगोलिया से आए, ठीक है। मंगोलिया से ये एक भ्रमणकारी पशुपालक थे, ठीक है, घूमते रहते थे जंगलों में। तो ये मंगोलिया से आए, भटकते भटकते हिमालय क्रॉस किया इन्होंने, तिब्बत के रास्ते उत्तराखंड में पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पहले से ही कोल रह रहे थे, तो उन्होंने उनके साथ युद्ध किया और अपना वर्चस्व जताया, ठीक है। तो फिर किरात भी उत्तराखंड में रहने लग गए। और इनकी युग की बात करें तो दोस्त, ये महाभारत कालीन थे। पूछा जा सकता है कि दोस्त की किरात किस युग से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखना महाभारत कालीन थे ये किरात लोग। और इनका जो अन्य नाम है दोस्त, इन्हें जो अन्य नाम से जाना जाता है, इन्हें किन्नर तथा कीर नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार कोलों को हम मुंड तथा सबर नाम से जानते थे, ठीक है, जो किरातों को अन्य नाम याद करें तो दोस्त वो किन्नर था, कीर था। और स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल भी कहा गया है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। क्या कहा गया है? भिल्ल कहा गया है, याद रखना। पूछा जा सकता है कि भिल्ल नाम से किन्हें जाना जाता था, किरातों को जाना जाता था, याद रखना। और संबंध की बात करते हैं तो दोस्त, इनका जो संबंध था किरातों का, ये मंगोल प्रजाति के थे। मैंने जैसे आपको बताया था कि ये मंगोलिया से आए थे, तो जो इनका संबंध था दोस्त, ये मंगोल प्रजाति के थे, ठीक है, किरात लोग, याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। और अन्य इनके बारे में अन्य बात करें तो ये भ्रमणकारी पशुपालक थे, जैसे कि मैंने आपको बता चुका था पहले ही कि ये भ्रमणकारी पशुपालक थे। ये तिब्बत हिमालय क्रॉस करते हुए इंडिया में उत्तराखंड में आए हुए थे, ठीक है। याद रखना किरातों के बारे में ये फैक्ट याद रखना, ठीक है, इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा क्वेश्चन, तो इतने फैक्ट याद रखना। और खस की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड प्रजाति खस। जो उत्तराखंड की तीसरी प्रजाति थी दोस्तों, वो खस थी, याद रखना, खस इंपॉर्टेंट है। खसों के बारे में हम बाद में आदि ऐतिहासिक काल में भी पढ़ेंगे।
तो याद रखना उत्तराखंड की तृतीय प्रजाति खस थी, जो इनका मूल निवास स्थान था दोस्त, जहाँ से ये आए हुए थे। ये ईरान, बेबीलोन, एशिया माइनर या अफगानिस्तान से, मतलब दोस्त मध्य एशिया से आए हुए थे। मतलब दोस्तों जो मध्य एशिया, ईरान, बेबीलोन, अफगानिस्तान इधर साइड को है ना, ठीक है, ट्रांस आशियाना से, वहाँ से आए हुए थे खस लोग। ठीक है दोस्तों, और इनकी जो जानकारी मिलती है खस लोगों की, जो हमें पता चलता है इनके बारे में, तो दोस्तों ये महाभारत के सभा पर्व से इनके बारे में पता चल जाता है, याद रखना। जैसे मैंने आपको ब्रह्म कमल पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बोला था कि ब्रह्म कमल को महाभारत के वन पर्व में सौगंधित पुष्प कहा गया है। वहाँ पे मैंने सभा पर्व की भी बात कही थी। ठीक है दोस्त, तो यही है सभा पर्व। सभा पर्व में जो जो जानकारी मिलती है, हमें खसों की जानकारी मिलती है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, और इनमें कुछ प्रथाएं प्रचलित थी, जिसे हम कुप्रथा भी कहा जा सकता है। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है, उन्हें याद रखना, पूछा जा सकता है कभी भी। तो इनमें जो प्रथाएं प्रचलित थी दोस्त, एक घर जवाई प्रथा प्रचलित थी। घर जवाई मतलब दोस्त घर जवाई मतलब दोस्त कि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो लड़की होती है, उसका जब उसकी जब शादी होती है दोस्त, वो अपने हस्बैंड के वहाँ रहती है। तो घर जवाई में ऐसा होता है तो दोस्त कि जो इसका उल्टा होता है, जस्ट कि जो हस्बैंड होता है वो अपने वाइफ के घर में रहता है। ठीक है, तो एक घर जवाई प्रथा खसों में प्रचलित थी, याद रखना। और एक टिकवा प्रथा भी प्रचलित थी। टिकवा प्रथा माने दोस्त विधवा महिला किसी भी पुरुष को अपने घर में रखती थी। मतलब इसका ये मतलब है दोस्त, जब किसी महिला का पति का देहांत हो जाता था, अगर उसे उसका कोई पुत्र नहीं है, उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तो वह जब तक उसे पुत्र प्राप्त ना हो जाए तब तक वह अपने घर में किसी पुरुष को रख सकती है। ठीक है, ये इस टाइप की कुप्रथाएं खसों में प्रचलित थी। ठीक है, ये याद रखना। और एक पशु बलि प्रथा भी प्रचलित थी, मतलब दोस्तों ये पशुओं की बलि भी देते थे अपने देवताओं को। ठीक है, तो ये याद रखना, खसों में ही पशु बलि प्रथा भी प्रचलित थी। और एक छटेला प्रथा, छटेला प्रथा ये टिकवा प्रथा से ही रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि जो पुत्र होता था, टिकवा प्रथा में जो महिला का पुत्र होता था, उस पुत्र को झटेला नाम दिया जाता था। ठीक है, झटेला पुत्र कहा जाता था, तो इसीलिए इसे झटेला प्रथा भी खसों में प्रचलित थी, याद रखना। ठीक है, प्रथा नहीं कुप्रथा कह सकते हैं मैंने। ठीक है, तो याद रखना खसों में ये प्रथाएं प्रचलित थी। और इनका जो संबंध था दोस्त, इनके बारे में जो जानकारी मिलती है, एक तो महाभारत के सभा पर्व से मिलती है, और दूसरे राजशेखर से लिखी हुई काव्य मीमांसा से भी मिलती है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि काव्य मीमांसा से किनकी जानकारी मिलती है, तो याद रखना खसों की जानकारी मिलती है काव्य मीमांसा से, ये याद रखना। और खसों के बारे में कुछ अन्य बातें करें तो दोस्त, ये कौरवों की ओर से लड़े हुए थे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था दोस्त पांडवों और कौरवों के बीच में, तो ये जो खस थे ये कौरवों के पक्ष से लड़े थे। ठीक है दोस्तों, और 1885 में इन्हें शूद्र वर्ग में सम्मिलित कर लिया गया, याद रखना 1885 ये। ठीक है दोस्तों, और इनमें एक प्रथा और प्रचलित थी, ये अपनी जो ज्येष्ठ पुत्री थी उसे मंदिर में दान कर देते थे। ठीक है, देवदासी के रूप में। जो ये खस लोग थे दोस्त, अपनी जो ज्येष्ठ पुत्री थी, इनकी जो सबसे बड़ी पुत्री होती थी, उसे ये मंदिरों में दान कर देते देवदासी के रूप में, जिसका काम होता था कि वो मंदिर में देवी देवताओं की सेवा करे, उनकी भक्ति करे और मंदिरों का रख रखाव करे। ठीक है, तो ये खसों में ये प्रथा भी प्रचलित थी। अब जो चौथी प्रजाति की बात करें तो दोस्तों वह सौका है, भोटांतिक या सौका प्रजाति। ठीक है जो तो दोस्तों, जो ये सौका प्रजाति या भोटिया प्रजाति थी दोस्त, ये व्यापारिक प्रजाति थी। मतलब ये व्यापार करती थी तिब्बतियों से, घोड़िया और लामों से। ठीक है, इसलिए इसे व्यापारिक प्रजाति कहा जाता है। ठीक है, और ये भोटांतिक की बात करें तो ये 6 वर्गों में डिवाइड है। जो भोटिया प्रजाति है जो दोस्त, जो भोटिया जनजाति है 6 वर्गों में डिवाइड है। जैसे सौका, ठीक है, एक तो वर्ग हो गया इसका, सौका हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ग होते हैं इसके, जैसे जाड़ होते हैं, सौका होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में हम बाद में भोटिया जब जनजाति पढ़ेंगे, जब जनजाति उत्तराखंड के जनजातियों के बारे में डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में। तो अभी ये फैक्ट याद रखना, इन्हें 6 प्रजाति इनकी वर्ग, मतलब इनके 6 वर्ग में इन्हें डिवाइड किया गया था, याद रखना। पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ सहायक में कि जो राजी जनजाति होती है वो कितने वर्गों में बटी हुई है। ठीक है, तो राजी जो होती है 4 वर्गों में बटी है, इसे बाद में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना याद रखना। जो सौका जिन्हें कहा जाता था दोस्त, ये काली नदी जो चंपावत पिथौरागढ़, जो मतलब जो उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर बनाती है दोस्त, काली नदी, जो उसके घाटी में, काली नदी घाटी में जो रहने वाले भोटिया लोग होते थे, उन्हें सौका कहा जाता था, ये भी याद रखना।
जैसे हम काली नदी को हम शारदा के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तो काली नदी के जो घाटी में रहते थे, काली नदी घाटी में जो भोटिया लोग रहते थे उन्हें ही सौका कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। और जो इनके प्रमुख जो इनके समूह को कूच कहा जाता था, कूच। दोस्तों व्यापारिक प्रजाति थी, तो सिंगल सिंगल तो जाएगी नहीं, क्योंकि व्यापार करते थे, लूटपाट का खतरा होता था, तो एक समूह में जाते थे, ठीक है, समूह में जाते थे, जिस समूह को हम कूच कहा जाता है, जिस समूह को, ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कूच किसे कहा जाता है, पूछा जा सकता है। तो ये 100 का लोगों के समूह को कूच कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैथ होता है, जो शौकाओं का जो शीतकालीन प्रवास स्थान होता है, निवास स्थान, किसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, मैथ को कहा जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जनजातियों में, ठीक है, अभी कूच याद रखना। और 1962 तक तिब्बत से व्यापार करते थे। ये तक शब्द याद रखना दोस्तों, 1962 तक तिब्बत से व्यापार करते थे, उसके बाद बंद हो गया इनका व्यापार करना, क्योंकि 1962 में भारत और चाइना की युद्ध हुआ था, बीच में वॉर हुआ था ना, तब से इनका व्यापार बंद हो गया, ठीक है, याद रखना। और इनकी कुछ उपजातियाँ होती है दोस्तों, सौकाओं भोटियाओं की, कुछ सौका लोगों की कुछ उपजातियाँ होती है, जैसे गबरियाल, गुंजयाल, मर्तोलिया, टोलिया और पांगती लोग, ये सब सौका लोग ही होते हैं, ठीक है। और ये राठ या संगोत्र में विभक्त थी, जो ये प्रजाति, जो ये उपजातियाँ थी, ये राठ या संगोत्र में विभक्त थी, ठीक है। राठ मतलब दोस्तों, ये जो राठ होता है ये बिरादरी का सूचक होता है। जैसे जो पहाड़ों में रहते हैं, ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पहाड़ों में रहते हैं उन्हें पता होगा, जैसे हम किसी परिवार का नाम, पूरा नाम न लेकर एक मतलब एक व्यक्ति का नाम से उस परिवार को पुकारते हैं ना, ठीक है। जैसे किसी परिवार को हमें कोट करना है, तो हम उसका एक व्यक्ति का नाम लेंगे, उसके पीछे राठ जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे किसी किसी परिवार में दीपक रहता है, तो हम कहेंगे दीपू राठ। जैसे नरेंद्र नाम का लड़का रहता है तो कहेंगे नंदू राठ, ठीक है। इस टाइप से याद रखना, ये राठ जो होता है बिरादरी का सूचक होता था, ठीक है दोस्तों। और जो इनमें एक प्रथा प्रचलित थी सौकाओं में, रणबड़ प्रथा। मेनली जो ये दारमा और व्यास घाटी वाले में थे, जो सौका रहते थे, भोटिया लोग रहते थे दारमा और व्यास घाटी में, उनमें एक प्रथा प्रचलित थी, रणबड़ प्रथा। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि रणबड़ प्रथा किन में प्रचलित थी, तो याद रखना सौकाओं में थी, ठीक है। और इनके एक प्रमुख देवता थे, वर्षा का देवता थे इनके, एक घुरमा। मतलब कभी इनके इलाके में वर्षा नहीं होगी या अत्यधिक वर्षा होगी तो ये घुरमा देवता की पूजा करते थे, ठीक है। इसे घुरमा देवता को ये वर्षा का देवता मानते हैं, उसी के रूप में इसे पूजते भी हैं, ठीक है, याद रखना घुरमा। और एक संपत्ति और व्यापार का देवता था जिसे घबला, घबला मतलब एक घबला देवता है इनके, जिसे ये संपत्ति और व्यापार का देवता मानते हैं, याद रखना घबला। घुरमा वर्षा के और घबला संपत्ति या व्यापार के देवता, ठीक है। घबला देवता की ऐसे मानते हैं कि घबला देवता की पूजा करने से इनका व्यापार फलता फूलता है और अत्यधिक संपत्ति आती है इनके पास, ठीक है, तो याद रखना घबला। और दोस्त लास्ट पॉइंट इनके बीच में यह है कि ब्रिटेन व तिब्बत के बीच में 1914 में एक समझौता हुआ था। कि दोस्त जब इंडिया में तो 1947 से पहले ब्रिटिश का राज था, ठीक है। तो जब इंडिया में उत्तराखंड में भी 1815 में आगमन हो गया था अंग्रेज़ों का, तो इनके बीच में 1914 में एक समझौता हुआ, जिसमें ये कहा गया कि जिसका परिणाम ये निकला कि भोटिया लोगों को तिब्बत से व्यापार करने में छूट मिल गई, ठीक है दोस्तों। जो ये ब्रिटिश लोग थे व्यापार को बहुत मायना देते थे, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट समझते थे व्यापार को बहुत ज़्यादा, ठीक है, बढ़ावा देते थे, ठीक है दोस्तों। उसी को मद्देनज़र रखते हुए 1914 में इन्होंने तिब्बत के साथ एक समझौता किया, ठीक है, जिसमें ये परिणाम निकला कि जो भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में छूट दे दी गई, ठीक है। और 1914 से ही इन्होंने इस व्यापार को मतलब और विख्यात करने के लिए मतलब हाटों का वो कर लिया, हाट लगाना स्टार्ट कर लिया। हाट मतलब दोस्त इसे हम मेला भी कहते हैं, ठीक है, बाजार बाजार लगाई, जैसे थल का मेला 1914 से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है दोस्तों, ये याद रख सकते हो। पूछा जा सकता है कि थल में मेला लगता है वो उसकी शुरुआत कब से हुई, तो 1914 से ही थल के मेले की स्टार्टिंग हुई। क्योंकि जो उत्तरायणी मेला, थल मेला, जौलजीबी मेला, ये सब मेले होते हैं जो उत्तराखंड में, तो इनमें जो व्यापार होता है बहुत ज़्यादा होता है दोस्त। जो भोटिये होते हैं, जो लामे होते हैं या हुडिया लोग होते हैं, यहाँ बहुत सारे सामान लाते हैं, जिससे व्यापार इधर का सामान उधर, उधर का सामान इधर जाता है, व्यापार होता है, ठीक है। तो जो उत्तराखंड में जो पुराने ज़माने में जो ऐसी व्यापार होता था, ये हाटों द्वारा होता था, बाजारों द्वारा होता था, मेलों द्वारा होता था, ठीक है, ये याद रखना, जिसे हम उत्तरा पहाड़ी में कौतिक भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो के साथ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कल से हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट लाएंगे, 2 क्वेश्चनों का सेट लाएंगे, ठीक है दोस्त। जितना अभी तक हमने पढ़ा है प्रागैतिहासिक काल में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। तो मिलते हैं, कल ही मिलते हैं, ठीक है दोस्त। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद और जय उत्तराखंड।